हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो ये टेस्ट सीरीज है आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ तथा हाई कोर्ट आरओ एआरओ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो कथन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगा। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग है, बिल्कुल सही। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही। जो राष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 111 के तहत जब विधेयकों पर अपनी सहमति देते हैं तभी कोई विधेयक कानून बन पाता है। तो ये आपका कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे। जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है ये बौद्ध ग्रंथ है और ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली में। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये जो मिलिंद पन्हो है ये राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है। तो ये बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम होती है, बिल्कुल सही। अधिकतम होती है। असत्य कथन ही पूछा है तो यही कथन आपका सत्य हो जाएगा। फिर और भी देख लेते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। नहीं, जब तीनों एक सीधी में होते हैं तो वो बृहद ज्वार की स्थिति होती है, तो गलत हो जाएगा। बेगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, गलत। ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है, गलत। प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। फ्रेंड्स, जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो गति होती है, जब चंद्रमा घूर्णन करता है तो घूर्णन करने के साथ साथ पृथ्वी का परिक्रमा भी करता है। तो एक बार ज्वार आने के बाद जब दूसरी बार इसके सामने पृथ्वी के आना होता है तो ये क्या करता है? थोड़ा आगे बढ़ जाता है चंद्रमा, क्योंकि इसकी अपनी अपनी एक गति भी है। घूर्णन के साथ साथ ये क्या करता है? परिक्रमण गति भी करता है, तो ये थोड़ा आगे आ जाता है, तो इसलिए टाइम बढ़ जाता है। तो दूसरा ज्वार आने में वही 12 घंटे न लग के 12 घंटे 26 मिनट लग जाता है, ये 26 मिनट बढ़ जाता है। तो यहाँ 30 मिनट दे दिया, ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यही बस सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म जलधाराओं का प्रकट होना शामिल है, बिल्कुल सही। ये पेरू के तट पे क्या करते हैं? यहाँ पे गर्म जलधाराएं प्रकट हो जाती हैं, जिससे यहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। और ये जब गर्म जलधाराएं जहाँ भी निकलती हैं वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं। जो क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मछलियों को खाने का जो प्लैंकटन होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह से आपका सही है। यह गर्म जलधारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, गलत। अभी मैंने बताया जब तापमान बढ़ता है तो प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्लैंकटन कहाँ बढ़ते हैं? जहाँ एक ठंडी जलधारा हो और एक गर्म जलधारा हो। जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं तो यहाँ पे प्लैंकटन के निर्माण की या उत्पत्ति की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो जहाँ मछली मछली उत्पादन केंद्र कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा? जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। और यहाँ पे दिया है सिर्फ गर्म जलधारा। गर्म जलधारा क्या करती है? प्लैंकटन के को समाप्त कर देती है। और यहाँ दिया है कि प्लैंकटन की मात्रा को बढ़ा देती है, तो ये गलत हो जाएगा। और कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, केवल एक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कनकलता बरुआ ये शामिल थी। मातंगिनी हाजरा ये भी शामिल थी। शांति घोष एक स्वतंत्र एक ये
क्रांतिकारी थी। ये क्या की थी, सुनीति चौधरी और ये शांति घोष, दो लोग मिलकर, सुनीति चौधरी और शांति घोष दोनों लोगों ने मिलकर जो जिलाधिकारी था, जो बंगाल का जिलाधिकारी था, उसको क्या की थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये क्रांतिकारी थी। ये 1900, ये क्या बोलते हैं, 1930 के आसपास ये सक्रिय थी। तो ये आपकी एक क्रांतिकारी थी, नो कि ये क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है, कौन शामिल नहीं थी, तो यही शामिल नहीं थी। अरुणा आसफ अली ये तो शामिल ही थी, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थी। बस ये शांति घोष थी, वो एक क्रांतिकारी थी, और शांति घोष सुनीति चौधरी के साथ मिलकर जिलाधिकारी पे गोली चला दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं इन कथनों को, क्या लिखा गया है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट को जारी करता है, तो एकदम सही है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही। संसद को यह अधिकार है कि वो किसी अन्य न्यायालय को यह अधिकार दे सकती है कि वो क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र में इन पांचों रिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अधिकार किसको दिया गया, संसद को दिया गया है। तो बिल्कुल सही, दोनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एसडीजी का मिलान है। एसडीजी ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर। एसडीजी 10 किससे संबंधित है, आपका असमानता में कमी। तो 1 का 3 हो जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एसडीजी 13 ये आपका है जलवायु प्रक्रिया से, तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा, 1 यानी और कहीं नहीं है, यही आपका 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भी मैच कर लेते हैं। ऑप्शन सी एसडीजी 14 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी के नीचे जीवन, और एसडीजी 15 जमीन पर जीवन। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अनुच्छेद मिलाने के लिए दिया हुआ है। अनुच्छेद 324, ये इसमें क्या आता है आपका, ये सबको मालूम है, आते हैं निर्वाचन आयोग। 1 का 4 यहाँ है, एक ही मिलान से हमारा आंसर मिल गया, लेकिन और भी मैच करा लेते हैं। अनुच्छेद 315 इसमें लोक सेवा आयोग आता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 सबको मालूम है, वित्त आयोग 2। फिर अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। होम रूल आंदोलन ये आपका हुआ था 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये अक्टूबर 1919 में हुआ था। अमोपला आंदोलन ये आपका 1921 में हुआ था। केरल के तट पे मोपला नामक स्थान, जो मोपला जो थे वो एक तरह के मुस्लिम किसान थे जो केरल के तट पे आंदोलन किए थे, ये कृषक थे। तो ये 1921 में हुआ था, तो ये सबसे लास्ट में था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर्वत दिया है, फिर देश से मिलाना है। किलिमंजारो ये तंजानिया में है, 1 का 3। टुबैकल ये आपका मोरक्को में है, बी का 1। ये दो ऑप्शन से आपका मैच मिल जाए, ये मिलान सही हो गया, दो मिलान से आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भी मिला लेते हैं। स्टेनली ये आपका युगांडा और रिपब्लिक कांगो के बॉर्डर पे है। ये हागर कहाँ है, ये आपका अल्जीरिया में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, ये आपका 169 आर्टिकल है। 169 आर्टिकल के तहत राज्य में विधान परिषद का निर्माण भी कर सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो 169 के तहत अगर देखते हैं, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। अगर 2 सदनीय राज्य है, राज्य विधायिका है, तो मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, विधानसभा है, और ये आपका
विधान परिषद है। तो जो विधान परिषद की संख्या है वो क्या बोलते हैं, विधानसभा की 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जितनी मान लीजिए उत्तर प्रदेश की संख्या 100, ये लोग उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या सॉरी, हाँ, विधानसभा की संख्या 103 है, तो इसका 1/3 जितना आएगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद की संख्या। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संख्या 100 है, तो ये एक तरह से उससे कम ही है। जितना ये आएगा, इसकी 1/3 जितना आएगा उससे 100 कम ही है। इसके कहने का मतलब है जो 1/3 आएगा इससे अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है ये। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। ये अधिकतम संख्या बताया कि इसका 1/3 नहीं हो सकता, लेकिन अधिकतम से कम मिनिमम भी पूछा है, कम से कम कितना हो सकता है, ये दे रहा है 40, मतलब 40 से कम नहीं हो सकता ये। तो ये बिल्कुल सही है, ये 40 से कम नहीं हो सकता विधान परिषद की संख्या। तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी निर्णय लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्टिकल 171 के तहत होता है। मतलब आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधिमान होते हैं, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति अगर ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट कर दे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गलत तरीके से हुआ है, कि आज के बाद से ये उपराष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो अपने पद से हटेंगे उससे पहले जितना भी कार्य किए हैं सब वो विधिमान्य रहेंगे, अथवा यानी वो अपने लीगल अवस्था में, उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जा सकता। तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधिमान्य नहीं होते, ये गलत है। जिस दिन ये घोषणा हुई उस दिन अगर उपराष्ट्रपति ने कोई कार्य किया है वो भी विधिमान्य रहेगा। जब वो अपना पद से हट जाएगा, त्याग कर देगा, उसके बाद का कोई काम रहेगा तो उसके बाद कोई काम ही नहीं करेगा। यानी अपने पद पर रहते हुए जिस दिन उसका ये घोषणा होता है कि उसका चुनाव इलीगल है, इनवैलिड है, उस दिन तक सभी कार्य विधिमान्य रहेंगे। यानी उस दिन का भी कार्य उसके द्वारा किया गया विधिमान्य रहेगा। ये विधिमान्य रहेगा, लेकिन इसमें दे दिया है कि विधिमान्य नहीं रहेगा, गलत दे दिया है, ये गलत हो गया। जबकि विधिमान्य रहता है, उस दिन का भी काम उसका विधिमान्य रहता है, नहीं लागू रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ईरानी आए थे, फिर उसके बाद कौन से आए थे, फिर आ गए थे आपके यूनानी, फिर आए थे कौन से आपके शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो इस हिसाब से देखा है तो ईरानी कहीं नहीं है, तो ईरानी हटा दीजिए। इसके बाद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, यूनानी के बाद शक आए थे, शक के बाद पहलव आए थे, पहलव कहीं दिया नहीं है, या पार्थियन भी कहते हैं पहलव को। तो फिर ये आपका कुषाण, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ये ईरानी रहता, पहलव रहता, तो ये क्रम सही होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारता का प्रकार है। पूर्ण या परम निर्धनता, बिल्कुल सही, जिसमें किसी व्यक्ति के पास अ, अनिवार्य चीजें नहीं होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सब चीजें होती हैं, वो उसके पास नहीं है, तो ये एकदम पूर्ण गरीबी के अंतर्गत आता है। सापेक्ष गरीबी, एक व्यक्ति के पास जीवन जीने की संपूर्ण सुविधाएं हैं, जैसे उसके पास बाइक है, एकदम संपन्न है, लेकिन किसी की व्यक्ति के पास कार है, तो वो बाइक वाला समझेगा कि मैं कार वाले से गरीब होती, ये सापेक्षिक गरीबी हो गई, कि मतलब ये गरीब तो नहीं है लेकिन दूसरे की तुलना में गरीब है, तो इसके कार वाले के सापेक्ष बाइक वाला गरीब है, तो सापेक्षिक निर्धनता भी होती है। व्यक्तिपरक निर्धनता ये भी होता है। इस व्यक्तिपरक निर्धनता में व्यक्ति सोचता है कि मैं गरीब हूँ, या फिर व्यक्ति सोचता है मैं गरीब नहीं हूँ, वो व्यक्ति के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, तो ये व्यक्तिपरक निर्धनता भी होती है। कभी कभी कुछ संसाधन में ही व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट समझता है, वो गरीब नहीं समझता है। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा संपत्ति पा के भी अपने आप को गरीब ही समझता है, तो ये व्यक्ति परक निर्धनता है, तो ये भी होती है। ये तीनों होता है आपका, एक नहीं होता, ये नहीं होता है। तो कौन कितने निर्धनता के प्रकार हैं, 1 2 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी था? ये राजस्व कर जमा करने वाला था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, गलत। लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम अधिक होते तभी इसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। लेटेराइट मृदा में केवल मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं, ये अनुत्पादक मिट्टी होती है। तो लौ ऑक्साइड होने के कारण ये लाल भी होती है, तो लौ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों होते हैं, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन केवल एक सही होगा। तो केवल एक सही है, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 पुस्तकों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो ये किया था अजीजुद्दीन खान ने, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही। ये आपका जो तमिलनाडु है, ये दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून, इस दौरान ये शुष्क रहता है, बिल्कुल सही। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, बिल्कुल सही। जो मानसून हवाएं आती हैं, तो जो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं तो इसके तमिलनाडु के समांतर चली जाती हैं। यहाँ पे कोई पर्वत नहीं है जिससे ये हवाएं टकरा के या तमिलनाडु में बारिश करे, इसके समांतर चली जाएंगी। ये बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर चली जाती है, इतना स्टेटमेंट सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर के विशिष्ट छाया प्रदेश में पड़ता है, और जो ये इधर से हवाएं जाती हैं अरब सागर से, ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो पर्वत है पश्चिमी घाट, इससे टकराकर इधर बारिश करती हैं। तो जब इधर बारिश कर देती है तो हवाएं उधर नहीं जा पाती हैं, तो ये जो तमिलनाडु है ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, तो इसी कारण यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन था? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम आपके जल के लिए जिम्मेदार है। एक होता है जाइलम, जाइलम एक होता है फ्लोयम। तो मैंने ऐसे याद किया, जाइलम से जल, यानी जाइलम जल को ले जाएगा, अब फ्लोयम बचा, फ्लोयम क्या करेगा, ये भोजन को लेकर जाएगा साथ में। तो ये आपका जाइलम क्या किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो ये जल के परिवहन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहिंस की आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो ये आता है आपका इंसुलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका समिति दिया है और उसका नियुक्ति वर्ष दिया है, मिलान करना है। बलवंत राय मेहता समिति सबको मालूम है, सबसे पहले ये गठित हुई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। एल एम सिंघवी समिति 1986 में। पी के थुंगन समिति 1988 में। सब सीधे सीधे मैच हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये आप डीटीटी जिसको कहते हैं, एक है, क्या है ये? अजैविक अपघटीय प्रदूषक। ये आपका अजैव, हाँ यही सही है आपका, इंग्लिश हिंदी दे दिया है। नॉन बायो डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल ये आपका पोलूटेंट है डीडीटी। तो आपका ये अजैव यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो एक बार पर्यावरण में चला गया तो वो डिग्रेड नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट को लगातार क्षति पहुंचाता रहता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? तो आपको ये करते हैं लोक लेखा समिति। जब क्या करते हैं ये महानियंत्रक महालेखा नियंत्रक अपना रिपोर्ट जब संसद में देते हैं, तो संसद की जो समिति लोक लेखा समिति है वो इस रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो ये लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसमें 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, 15 किसी होते हैं लोकसभा से होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फर्स्ट टाइम ये कब गठित की गई थी? 1921 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका मिलान वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तृतीय अनुसूची सबको मालूम है शपथ और प्रतिज्ञान से है, तो एक का दो हो जाएगा, एक ही मिलान से आंसर सही हो जाएगा, लेकिन और भी मिला लेते हैं। ये आपका बी का चतुर्थ अनुसूची, ये राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, यहाँ राज्य विधान परिषद दे दिया, यहाँ राज्य भी हो सकता है, राज्यों में स्थानों का आवंटन जो होगा चतुर्थ अनुसूची में, तो ये आपका सही है। फिर सातवीं अनुसूची में सबको पता है संसद और राज्य विधानमंडल को जो सूचियां आवंटित की गई हैं वो हैं। फिर आठवीं सूची में भाषाएं हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया, बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित है वैसे ही व्यवस्थित कीजिए। मतलब जैसे संविधान में दिया उसी का अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है। तो संघ तथा कार्य क्षेत्र, ये आपका आ जाएगा भाग एक में। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में आएगा। नागरिकता आपका भाग 2 में आ जाएगा। नीति निर्देशकता तो आपके भाग 4 में आएगा। तो सबसे पहले आपका एक एक 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 3 4 2 ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ये निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, ये सबको मालूम है 1913 में अमेरिका में हुई थी। चटगांव शस्त्रागार छाप, ये आपका 1930 में हुआ था सूर्य सेन के नेतृत्व में, जिसको मास्टर दा भी कहते हैं। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ये 1914 में हुई थी। केंद्रीय बम असेंबली बम कांड, ये तो सबको पता है, ये हुआ था आपका 1928 में, सॉरी 1929 में। ये आपका हो गया था 8 अप्रैल 1929 में। तो आपका सबसे पहले कौन आ जाएगा? एक, गदर पार्टी की स्थापना 1 और 3, पहले एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, फिर उसके बाद 3 आएगा, 3 यहाँ भी है दोनों में है, फिर उसके बाद आपका केंद्रीय असेंबली बम कांड आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 सबसे लास्ट में 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा, ये सूर्य सेन के नेतृत्व में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये व्यक्ति दिया उनसे संबंधित कार्य और पद का मिलान करना है। डी कर्वे, ये तो बहुत फेमस थे विडो रीमैरिज के लिए, तो ये सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, डॉक्टर डी के कर्वे। तो एक आपका 2 यहाँ भी है यहाँ भी है। जेईडी थुंगन, थुंगन थे लड़कियों की शिक्षा के लिए फेमस थे ये, तो ये था कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, बी का एक यहाँ भी है यहाँ भी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो सबको मालूम है, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, सी का 4 हो जाएगा, यानी डी का। वीएम मालाबारी, ये बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किए थे, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुदकी मुदकी युद्ध हुआ था आपका 1845 में। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। बेदारा का युद्ध हुआ था, ये तो बहुत फेमस था, 1759 में, जिसमें डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, तो जिसमें डच पराजित हुए थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले कौन आया था? ये आपका हो जाएगा 1724 शंकर खेड़ा का युद्ध, ऑप्शन 3 यहाँ भी है यहाँ भी, बस यही है, एक ही से मिलान हो जाएगा शंकर खेड़ा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? बेदारा का युद्ध 1759, फिर पोर्टो का युद्ध 1781, फिर मुदकी का लास्ट में 1845, ऑप्शन ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? ये आपको लौटाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उससे किसने इस्तीफा दे दिया था? तो कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था शंकर नायरन ने, शंकर नायरन ने दिया था इस्तीफा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही। गाजियाबाद, नोएडा ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, बिल्कुल सही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति सफल रही, जिससे वहाँ और ज़्यादा विकास हुआ। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि ये दोनों कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और दो दोनों सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रेंड्स, काराकुम का अर्थ होता है काला बालू, काला रेगिस्तान। तो वो आपका है तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। ओसाका, ये तो बहुत फेमस है, जापान का ओसाका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। डेट्रॉयट, ये आपका मोटर वाहन निर्माण के लिए है। क्यूबा सिगार के लिए है। और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए है। एक का तीन, बी का चार, एक का तीन, बी का चार, एक का तीन, बी का चार, यही ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जैव आरक्षित क्षेत्र दिया और किस राज्य में मैच है? मानस, ये आपका असम में है। सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो ए का तीन, एक ही मिलान से सही हो जाए, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो खंभात की खाड़ी है वहीं पे ज्वार आते हैं ज़्यादा। तो फिर यही खंभात की खाड़ी है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत, सातवां है। सबसे पहले आपका आ जाएगा रसिया है, फिर आपका कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये सब आप भारत से बड़े हैं। उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो ये भारत हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सातवें स्थान पे भारत आता है। तो ये छठा दे दिया, गलत हो गया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये पूरी तरह से दे दिया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। और फिर जो लद्दाख, ऊपर जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ जाएगा वो आपका शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दो और तीन, दो और तीन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मात्रा दिया और एसआई मात्रक से मैच करना है। तो इसमें दिया कौन सा सुमिलित नहीं है? लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर होती है, बिल्कुल सही। दबाव या दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक एसआई, ये क्यूरी जो था पहले इसका मात्रक माना जाता, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो बेकुरल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो एसआई मात्रक है बेकुरल है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो गलत ही पूछा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उष्मा का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि गलत पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन की। 80 से 90% आपका मीथेन पाया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये शुरुआत हुआ था 2005 में। तो ए का दो, यहाँ तीन जगह है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 में शुरू हुआ था। तो बी का एक, बी का एक, दो जगह भी आंसर नहीं मिला। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपका हुआ था 1999 में शुरू। तो आपका सी का चार हो जाएगा। और फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। तो ये तीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये आपकी प्रतिजीवाणुक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल है ये। तो आपका जीवाणुक यानी एंटीबैक्टीरियल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है?
पुनपुन नदी ये है झारखंड से निकलते हुए, ये गंगा नदी में मिल जाती है पटना में। अजय नदी ये भी पश्चिम बंगाल में जाके गंगा जो पश्चिम बंगाल में गंगा को पद्मा या भागीरथी के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे जाके मिल जाती है अजय नदी। जलांगी नदी भी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। जो जोंक नदी है ये आपकी महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो जोंक नदी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा पे है। चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात ये बहुत फेमस है, नर्मदा नदी पे है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये आपका प्रपात ये कांची नदी पे नहीं है। ये बूढ़ा घाघ प्रपात आपका बूढ़ा नदी पे है, तो ये गलत दे दिया, तो ऑप्शन डी सही होगा, बूढ़ा घाघ यानी बूढ़ा नदी पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये राज्य का नाम दिया है और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये मैच करना है। तो राजस्थान में आपकी सीटें 10 हैं, गुजरात में 11 हैं, पंजाब कर्नाटका में 12 हैं, और जो पंजाब है उसमें 7 हैं, तो ए का 1 हो जाएगा। बी का गुजरात का आपका 11 सीट 3 हो जाएगा, और सी का कर्नाटका का कितना 12 सीट है, फिर इसका 2, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र ये नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान ये बांदा में दिया है, गलत, ये झांसी में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान झांसी में है, तो गलत ही पूछा, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। सुर सरोवर ये आगरा में स्थित है, सॉरी, हाँ, सुरहा ताल ये उसको ये सुरहा ताल जो है आगरा में है। ये सुर सरोवर ये, सॉरी, सुरहा ताल बलिया में है और सुर सरोवर आगरा में है, तो ये सुर सरोवर आपका आगरा में है, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। समसपुर पश्चिम अभ्यारण्य ये आप समसपुर आपका रायबरेली में है, ये भी मैच कर रहा है उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर ये इटावा में, ये भी मैच कर रहा है। सूरीसर ना मानसर झीले, सूरीसर मानसर झीले आपका जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में आपका ये झील है सूरीसर मानसर झील। तो पूछा कौन उत्तर प्रदेश में, नहीं यही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनका कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा की स्थापना हुई थी कब, 1987 में। तेलंगाना के, ये तो सबको मालूम है, तुरंत 2014 में हुआ था। हरियाणा का 1966 में हुआ था। झारखंड का ये 2000 में हुआ। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा, गोवा, एक यहाँ है। फिर इस उसके नहीं, सॉरी, सबसे पहले गोवा नहीं, ये 1966 ये हरियाणा में हुआ था, तो हरियाणा यहाँ भी है, यहाँ भी है। हरियाणा के बाद आपका 87 में ये गोवा आ जाएगा, फिर गोवा पहले स्थान पे, फिर तीसरे पे आपका झारखंड आ जाएगा, चौथा पे ये तेलंगाना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच वाला क्वेश्चन है। रागमाला ये आपका जो सबसे फेमस है वही मैच करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो आपका राग विभोर सबसे फेमस जो सोमनाथ का है, तो सी का 1 देख लेते हैं। सी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल का है, तो ए का 3 यहाँ भी है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमन का है, डी का दो, यानी बी आपका चौथे पे आ जाएगा। रस कॉमेडी ये श्रीकंठ का है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो ये आपका टर्की भी है, बुल्गारिया भी है, जॉर्जिया भी है, सीरिया नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम ये आपका 1929 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। साइमन कमीशन ये 27 में आया था। दांडी मार्च ये 30 में हुआ था। तो आपका सबसे पहले कौन सा आया था, 1927 में साइमन कमीशन। 3 पहले पे आ जाएगा, 3 यहाँ भी, यहाँ पहले पे ही 3 है, यही ऑप्शन ही सही होगा। 3 फिर 2 नेहरू रिपोर्ट
फिर शारदा अधिनियम, फिर दांडी मार्च। ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स ये थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन। राइबोफ्लेविन यहाँ रासायनिक नाम दे दिया है विटामिन का। तो विटामिन बी 1 का रासायनिक थायमीन होता है। विटामिन बी 2 का होता है राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी 12 का ना देके सीधे राइबोफ्लेविन दे दिया। तो विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है छेइलोसिस, जिसमें क्या होता है होंठ फटे रहते हैं और तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है। तो ये बी 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगेल रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किसकी घनत्व मापने के लिए किया जाता है? तो ये धुआं मापने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये धन विधेयक है। ये आर्टिकल 109 में बताया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाटुलिज्म आपका एक प्रकार का भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? ये आपके विलियम जोन्स हैं। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोरखानाथ ये किस हुआ था? 1967 में। केशवानंद भारती ये तो सबको मालूम होगा 1973 में। 24वां संविधान संशोधन ये आपका हुआ था 1971 में। और 42वां संविधान संशोधन तो बहुत फेमस है 1976 में। तो आपका ऑप्शन सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? गोलकानाथ का केस पहले 1967, फिर उसके बाद आएगा 24वां संविधान संशोधन 1971, 3 नंबर। फिर 2 केशवानंद भारती केस, फिर 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो फ्रेंड जो नहीं इसमें पूछा है, तो अफ्रीका देश में यहाँ के जो देश हैं वो कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो यहाँ एक तरह से आपका कोटे आइवरी कोस्ट हो जाता है, घाना हो जाता है, नाइजीरिया होता है, कैमरून हो जाता है। तो यहाँ के जो देश हैं ये कोको उत्पादक देश हैं। तो आपका जो लाटविया है ये आपका नहीं है उत्पादक देश। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैमरून, घाना, कोट आइवरी ये तीनों उत्पादक हैं, लाटविया बस नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पर होता है। और न्यूट्रिनो हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिनो पे कोई शून्य आवेश होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, संघीय नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो ये आपका लाइकेन है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे। ग्रामीण और शहरी दोनों का मापन किया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? तो श्री पर्वती कहा गया इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो फ्रेंड्स जो अलग समिति थी 1977 में इसका गठन किया गया था। तो अलग समिति ने कहा था कि जो अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी अगर एनर्जी ग्रहण कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। अगर ये 2400 कैलोरी एनर्जी ग्रहण करने में असमर्थ है तो वो गरीब है। और शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण करने में असमर्थ है तो वो गरीब है। फ्रेंड्स यहाँ 2100 शहर में इसलिए दिया गया कि शहर के लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं तो वो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो उन्हें 2400 कैलोरी की एनर्जी होती है। तो अगर इतना जो कैलोरी अगर पोषक तत्व से प्राप्त नहीं करते हैं तो वो गरीब माने जाएंगे।
तो ये अलग समिति ने कहा था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें चोलों के विषय में उसके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक वर्णन दिए जाते हैं, बिल्कुल सही। ये कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये खोजा था वीएस वाकंकर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी, अल बरूनी ने किया है, बिल्कुल सही। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी सही है। तो आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिला के लेखक हैं, ये है रेचल कार्सन। रेचल कार्सन ने 1962 के दौर में ये देखा कि जो डीडीटी है, डीडीटी जो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, इसका जो बहुत यूज हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि इसका वायुमंडल पे बहुत ही गलत, इसका पर्यावरण पे बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका उन्होंने शोध किया और देखा कि क्या क्या इसके नकारात्मक इफेक्ट है। तो इसी के आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की साइलेंट स्प्रिंग, और इस उनकी खोज ने, उनकी इस बुक ने आगे के जो पर्यावरणीय आंदोलन है उसको आधार प्रदान किया। तो ये थे रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ला सैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, बिल्कुल सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही। और फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ, क्या हुआ था? अमेरिका का जो पीटर्सबर्ग है वो प्राप्त हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन दोनों सही है, तो ए और दो दोनों सही है। अभी पिछली बार के पीसीएस में ये 2026-25 के पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 जो लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था, जिसमें इस भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शाही पद अधिनियम 1876। फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद जो 1858 का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो भारत की अब जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाएगी। लेकिन इसमें कह तो दिया गया था, लेकिन कोई एक्ट के तहत महारानी को भारत का साम्राज्य नहीं घोषित किया था गया था। लेकिन 1876 में शाही पद अधिनियम पारित किया गया। तो 1876 के माध्यम से जो महारानी विक्टोरिया हैं उनको भारत के साम्राज्य घोषित किया गया। तो ये आप बहुत लोग होंगे 1858 का जो एक्ट था उसके तहत लगा देंगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित किया गया। ये घोषित किया गया था, लेकिन जब उनको व्यवहार, ये तो ऐसे कह दिया गया था, लेकिन जो कानूनी रूप से आया था कि किस एक्ट से महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी, तो वो 1876 का शाही पद अधिनियम था। तो ये आपका 1876 हो जाएगा। तो एक का दो, बी का एक, बी एक का दो, बी का एक, आपका ऑप्शन डी सही होगा, दो ही मिलान से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861 का था, तो ये 4 हो जाएगा। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ये आपका ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। जजमानी व्यवस्था, ये सबको मालूम है, उत्तर भारत में फेमस है। जजमानी व्यवस्था में क्या होता है कि एक जमींदार होता है या फिर बहुत अमीर समुदाय का व्यक्ति होता है, एक तरह से जमींदार ठेकेदार होता है, वो क्या करता है, उसको इस व्यवस्था में जजमान कहा जाता है। और इस जजमान के वहाँ जो गरीब मजदूर होते हैं वो जाके काम करते हैं, और ये जजमान क्या करता है, इन काम के बदले इनको अनाज देता है या फिर कुछ पैसा देता है। तो इसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहते हैं। जजमानी व्यवस्था में एक जो जजमान होता है यानी अमीर व्यक्ति होता है या फिर जमींदार होता है, उसके वहाँ गरीब लोग जाकर काम करते हैं मजदूर, और उसके बदले वो पैसा या अनाज पाते हैं। तो इसी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। तो ये उत्तर भारत में बहुत चलता है। तो
अब इसी प्रकार की व्यवस्था दक्षिण भारत में भी चलती है, तो जैसे बारह बटूरा ये आपका महाराष्ट्र में चलता है। मीरासी, मीरासी आपका तमिलनाडु में चलता है। अडाडे आपका कर्नाटक में चलता है। तो एक का एक ये तो पूरा इसमें दे दिया है। बी का तीन, बी का आपका तीन यहाँ भी, यहाँ भी है। मिरासी आपका ये मिरासी तमिलनाडु में पाया जाता है, तो आपका सी का कौन सा हो जाएगा, चार हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अडाडे का दो, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंगामी जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं नागालैंड में, बिरहो झारखंड में पाया जाता है, खस आपका अरुणाचल प्रदेश में न पाके ये उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड में। तो यही आपका गलत है, तो गलत पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यही नहीं सुमेलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है। झील है और वो कहाँ उसकी अवस्थिति है, जो साला झील है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील आपका हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और कोलीवेली झील तमिलनाडु में। सब सीधे सीधे मैच है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक दो तीन चार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य कैसे मैच करना है। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में, ए का चार, ये सब में दिया है, ये थोड़ा सा, ए का चार। मोल्लेम आपका, ये मोल्लेम महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है, बी का तीन, बी का तीन, यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सी का दो, कलेसर हरियाणा में है, बेतला झारखंड में है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है। ये खनिज दिया है, उत्खनन शहर दिया है, कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा है। तांबा चित्रदुर्ग में, चित्रदुर्ग तो आपका कर्नाटका में, ये लोहे के लिए फेमस है। तो तांबा आपका राजस्थान में जेवर की खान से पाया जाता है, महाराष्ट्र के बालाघाट, सॉरी एमपी के बालाघाट से पाया जाएगा, तो ये आपका ये गलत दे दिया है, गलत मैच है। लॉ एस्क छत्तीसगढ़ के जो बिल्लारी है वहां से पाया जाता है, ये सही है। मैग्नीज, मैग्नीज मुख्यतः आपका उड़ीसा के एरिया में पाया जाता है, नो कि ये भीलवाड़ा आपका राजस्थान में, राजस्थान एरिया में नहीं पाया जाता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। बॉक्साइट कटनी में पाया जाता है, तो आपका गलत पूछा है कौन, तो एक और तीन, एक और तीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व को व्यवस्थित कीजिए, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले आपका आता है ये चंबल नदी, फिर सिंध नदी, फिर बेतवा, फिर केन। तो आपका सबसे पहले चंबल, चार कहाँ है, यहाँ है, बस पहले में ही ऑप्शन है चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स यहाँ 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर आप यहाँ